गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। और जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास लाइव हो चुकी है। 8:17 हो चुके हैं। और जल्दी से मुझे बताएं कि पॉलिटी में हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था, हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम शेड्यूल 8 तक पहुँच चुके हैं। हमने शुरू किया था पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारतीय संविधान, जिसमें हम प्रियम्बल कर चुके हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे थे अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की अनुसूचियों के बारे में। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या भारतीय संविधान, जिसमें हम पढ़ रहे थे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या संविधान की अनुसूचियां। सर, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं? मेरे भाई, मुख्यमंत्री इसलिए बनते हैं क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं भी हैं। और अगर विधानसभाएं हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा में सरकार बनेगी तो सीएम भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा। आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियां। और मैंने आपको बताया था कि हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और वो 8 की 8 अनुसूचियां हम पढ़ चुके थे। एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करा देता हूँ। शेड्यूल 1 में था नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में दिया था। किसमें? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में हमने बात करा अबाउट द सैलरीज, अलाउंसेस एंड द पेंशंस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। इसके बाद शेड्यूल 3 में हमने बात की अबाउट द ओथ्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण के बारे में। इसके बाद हम शेड्यूल 4 पर पहुंचे, जिसमें हमने बात की एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन या सीटों का आवंटन। उसके बाद हमने एससीज और एसटीज क्षेत्र के प्रशासन के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात की शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 में हमने स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को हमने शामिल किया, जिनको हमने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहा या स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज कहा, जिसके विशेष प्रावधान शेड्यूल 6 में दिए गए। शेड्यूल 7 में हमने बात की अबाउट द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सूचियों के बारे में। और उसके बाद शेड्यूल 8 में हमने पढ़ी संविधान की भाषाएं, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थी, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ी और 8 और भाषाएं जोड़ दी गई 3 संविधान संशोधन करके। और अब वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। यहां तक हम पहुंच चुके थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स की संख्या 12 हो चुकी है। कहने का मतलब शेड्यूल 9, 10, 11 और 12 संविधान में बाद में ऐड किए गए हैं या बाद में जोड़े गए हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद लिखेंगे शेड्यूल 9 या अनुसूची 9। शेड्यूल 9 या अनुसूची 9, जिसमें है लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार के कानून।
तो सबसे पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि इस अनुसूची को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया। जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, अगले ही साल उसमें हमने संशोधन कर दिया, एंड दैट वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। (1951) इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, और इसमें भूमि सुधार के कानून बना दिए गए। जब हमने संविधान लागू किया तो उस समय भूमि सुधार के लिए हमने कोई भी कानून नहीं बनाए थे। और उस समय अगर हम बात करें, भाई भारत का एकीकरण तो हो चुका था, भारत की सारी जो देसी रियासतें थी वो भारत संघ में शामिल तो हो चुकी थी, लेकिन जो जमीनें थी, जो भूमियां थी, वो अभी भी जमींदारों के हाथों में, अलग अलग शासकों के हाथों में, रजवाड़ों के हाथों में थी, सरकार के पास नहीं थी। और सरकार को जमीनें चाहिए थी फॉर डेवलपमेंट या विकास के लिए। इसीलिए ध्यान रखेंगे 1950 में ही आचार्य विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे हम भूदान आंदोलन कहते हैं। और आचार्य विनोबा भावे ने ही लोगों को प्रेरित किया और लोगों से कहा कि आप अपनी अपनी भूमियों के और जमीनों के सरकार को दान कीजिए, और जब आप अपनी अपनी भूमियां दान करेंगे तो ही उस पर विकास ठीक तरीके से हो सकेगा। कुछ लोगों ने अपनी जमीनों का दान किया और अपनी भूमियां सरकार को दान कर दी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मजबूरन एक कानून बनाना पड़ा। संविधान में पहला संशोधन करके अनुसूची 9 को जोड़ दिया गया और ये कानून बना दिया गया कि विकास के लिए सरकार चाहे तो किसी की भी भूमि या किसी की भी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, और वो उसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो भूमि सुधार के कानून थे ये शेड्यूल 9 के तहत जोड़े गए थे बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ 1951 में। इसके बाद अगला लिखेंगे शेड्यूल 10, अनुसूची 10, जिसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल पर रोक का कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल पर रोक का कानून। और ये दल बदल पर रोक का कानून क्या है? यदि कोई भी संसद का सदस्य या कोई भी विधानसभा का सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़कर सांसद या विधायक बनता है, और विधायक या सांसद बनने के बाद यदि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है या अपने दल को छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में उसकी संसद या विधानसभा की जो सदस्यता है वो क्या कर दी जाती है? रद्द कर दी जाती है। कहने का मतलब, किसी भी पार्टी से सांसद या विधायक बनने के बाद अगर उस पार्टी को छोड़ेंगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा विधानसभा या फिर संसद से। हाँ, लेकिन अगर उस पूरे के पूरे राजनीतिक दल के 1/4 सदस्य ही उस पार्टी को छोड़ रहे हो और जिसमें वो भी सांसद क्या हो, इंक्लूडेड हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये दल बदल पर रोक का कानून था। आपसे पूछेंगे इसको किसके तहत जोड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1985 में। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे?
श्री राजीव गांधी हुआ करते थे। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल 11 अनुसूची 11 जिसके तहत लिखेंगे पंचायत became the part of Indian Constitution। इसी के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायत बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और ये हुआ बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया था। और आप सब जानते हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव की ही सरकार में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और हम संविधान के भाग 9 में बात ही किसके बारे में करेंगे? पंचायती राज के बारे में करेंगे या पंचायतों के गठन के बारे में करेंगे। इसके बाद शेड्यूल 12 या अनुसूची 12 इसके तहत लिखेंगे म्युनिसिपैलिटीज became the part of Indian Constitution। इसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसी साल एक और अमेंडमेंट किया गया था, ध्यान रखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वें संविधान संशोधन से पंचायत और ध्यान रखेंगे 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और जिसका उल्लेख संविधान के पार्ट 9A में है, तो जिसको हम भाग 9A में पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे संशोधन भी और ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी अनुसूची किस किस संशोधन के तहत जोड़ी गई है, किस किस की सरकार में जोड़ी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट कर लिया है सभी ने? जल्दी से मुझे बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 1, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ एवं
इसके अधीन राज्य। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है, उनको अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ एवं इसके अधीन राज्य। और लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 1। और आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लिख लीजिएगा, इंडिया दैट इज भारत इज और shall be union of states। इंडिया दैट इज भारत shall be union of states। हिंदी में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में या आर्टिकल 1 में कही गई है बात, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और ध्यान रखेंगे इसी आर्टिकल से हमें ये भी पता चला है और ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि संवैधानिक रूप से या कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश के 2 नाम हैं, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। आप सब जानते हैं इंडिया नाम हमें यूनानियों ने दिया था, ग्रीक्स ने। भाई जब ग्रीक्स ने भारत पर अटैक किया तो उन्होंने हमारी सिंधु नदी को इंडस कहा और इंडस से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। और अगर हम भारत की बात करें तो आप सब जानते हैं महाभारत के दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र हुआ भरत, जो बड़ा होकर सम्राट भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसी सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। तो ध्यान रखेंगे ये संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया है दैट इज भारत, वो राज्यों का क्या है, संघ है। और हम सब जानते हैं कि यहां पर संघ का क्या मतलब है, केंद्र। जिसको आप केंद्र बोलते हैं, जिसको आप सेंटर बोलते हैं, वही यहां पर क्या है, यूनियन है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, या भारत में नए राज्यों का प्रवेश। एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नए राज्यों का प्रवेश। कहने का मतलब यदि भारत संघ के क्षेत्र के बाहर का कोई भी क्षेत्र या कोई भी टेरिटरी या कोई भी राज्य हमारे देश में आकर शामिल होता है तो ये हरगिज हो सकता है एज पर आर्टिकल 2, और उसको हम तुरंत क्या कर लेंगे, भारत संघ में शामिल कर लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, आप सब जानते हैं बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, जब हमारे संविधान में किया गया 35वां संविधान, सॉरी ये 1975 नहीं 1974 है। जब हमारे संविधान में 35वां संशोधन किया गया 1974 में, तो इसी के तहत ध्यान रखेंगे सिक्किम
became the part of इंडियन यूनियन। आप सब जानते हैं सिक्किम पहले भारत में नहीं था, वो स्वतंत्र था और सिक्किम ही भारत का भाग बना था 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत। और ध्यान रखेंगे सिक्किम को सह राज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, किसका? असम का। 1974 में इसको असम का सह राज्य या फिर एसोसिएट स्टेट बनाया गया, लेकिन अगले ही साल बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत ध्यान रखेंगे सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1975 में, जब हमारे संविधान में किया गया था 36वां संविधान संशोधन। कहने का मतलब आर्टिकल 2 में ये प्रावधान है कि अगर भारत के बाहर का कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र भारत में आकर शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है और आर्टिकल 2 के तहत उसे भारत संघ में जोड़ा जा सकता है। और सिक्किम उसका क्या है? एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 3, जिसमें है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। भारत में नए राज्यों का जन्म और उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। भारत में नए राज्यों का जन्म और उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि सर जी क्या भारतीय संविधान में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र है कहीं पर? मेरे भाई नहीं है, मैंने यही तो बताया। संवैधानिक रूप से हमारे देश के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत, केवल 2 नाम। बहुत ही बढ़िया। संदीप पूछ रहा है फ्रीडम के टाइम कितना स्टेट था? एक भी नहीं था मेरे भाई। फ्रीडम के टाइम पे भारत में एक भी स्टेट नहीं था जी। बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। अगर भारत में किसी भी नए राज्य का जन्म होता है, और ध्यान रखेंगे यदि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है या नाम में बदलाव होता है तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। और ध्यान रखेंगे, ओ भाई साहब शिवांदु, एक और यहाँ पर विद्वान आदमी आया है शिवांदु, ये कह रहा है 14 स्टेट था सर। अबे नालायक गधे, जो 14 स्टेट्स बने थे ना वो 1956 में बने थे, ठीक है। और सवाल क्या है भाई का, फ्रीडम के टाइम पर कितना स्टेट था? तो फ्रीडम के टाइम पर भारत में एक भी स्टेट नहीं था, क्योंकि भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश 1956 में बने हैं 1956 में। तो अगर आपको किसी ने बता दिया है कि 14 स्टेट थे तो आपका उल्लू बना दिया है किसी ने, क्योंकि राज्यों का गठन सबसे पहले 1956 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। और ये वो सवाल है जो आपके दिमाग से उठे हैं, एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं उठेंगे, टेंशन मत लीजिए।
क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होगा वो तुमसे ज्यादा होशियार होगा। जी, तो अगर भारत में किसी भी राज्य का जन्म होता है या किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होते हैं तो वो किससे होंगे? आर्टिकल 3 से। लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बताइए आर्टिकल 2 और 3 में क्या फर्क है? अरे मेरे भाई, अगर भारत के बाहर से कोई क्षेत्र भारत में आकर शामिल होता है तो आर्टिकल 2 से होगा, ठीक है। और अगर भारत के अंदर ही किसी राज्य में बदलाव करके अलग राज्य बनता है तो वो आर्टिकल 3 से होगा। लेटेस्ट एग्जांपल है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की सीमाओं में परिवर्तन करके उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया और उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। किसने किस तो उससे कौन सा आर्टिकल प्रभावित हुआ? आर्टिकल 3 प्रभावित हुआ, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है बल्कि वो 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया है। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके तेलंगाना बनाया गया, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। बिहार की सीमाओं में परिवर्तन करके झारखंड बना दिया गया, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल 3 से संबंधित ही वो कानून है जिसे बनाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। कहने का मतलब, यदि कोई भी बिल या कोई भी विधेयक या कोई भी कानून हमारे देश में ऐसा बनता है जिससे किसी भी राज्य के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन होते हैं तो ये बिल डायरेक्ट पार्लियामेंट में नहीं जाता है। सबसे पहले इससे हमें क्या लेनी होती है? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया और जब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया तो वो बिल जो अमित शाह जी ने पेश किया था राज्यसभा में, सबसे पहले उस पर राष्ट्रपति के साइन हुए थे। सबसे पहले राष्ट्रपति ने परमिशन दी थी और जब राष्ट्रपति से परमिशन मिली तो उस जम्मू कश्मीर रीअरेंजमेंट बिल को पहले राज्यसभा में पेश किया गया और जब वो राज्यसभा में पास हो गया फिर उसे लोकसभा में पेश किया गया और जब लोकसभा में गया, सर डिटेल में लिखा दो राष्ट्रपति। अरे यार, तू सुबह सुबह भांग खा के आया क्या मोहित? राष्ट्रपति पता है ना आपको कहां पर पढ़ना है? संविधान के भाग 5 में। और अगर ये नहीं पता है तो प्लीज आप थोड़ा सा यहां पर शांत रहें और चुप रहें, ठीक है। राष्ट्रपति की शुरुआत होगी जब हम भाग 5 पर पहुंचेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भाग 1 और तू कह रहे डिटेल में लिखा दो राष्ट्रपति। मैं तेरे को डिटेल में भी लिखा दूंगा ना तो भी तू गधा ही रहेगा, तब भी तेरे को समझ में कुछ नहीं आना। जब तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A, ठीक है, जब ये सारे की सारी चीजें पहले समझ में आ जाएंगी तब समझ में आएगा भाग 5 क्या है। समझ गए? इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। आप लोग नालायक हो और मुझे मालूम है अच्छे से कि आपको क्या करवाना है और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है संविधान के 3 शुरुआती आर्टिकल्स। इसके बाद आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है इफ अ लॉ इज मेड इफेक्टिंग आर्टिकल 1, 2 और 3 then constitution amendment is not compulsory।
If a law is made affecting Article 1, 2 और 3, then Constitution amendment is not compulsory. लिखेंगे यदि अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला यदि अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। और अगर संविधान संशोधन करना अनिवार्य नहीं है तो कहने का मतलब है कि वो कानून एक ऑर्डिनरी बिल या फिर एक साधारण विधेयक के द्वारा भी बनाया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब जम्मू कश्मीर में फेरबदल हुआ और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, तो संविधान में संशोधन क्यों नहीं हुआ? भाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो फेरबदल हुआ वो किस आर्टिकल के तहत हुआ? आर्टिकल 3 के तहत हुआ। लेकिन आर्टिकल 4 में क्या लिखा है कि यदि आर्टिकल 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए अमेंडमेंट करना अनिवार्य नहीं होता है। तो कहने का मतलब है उसे ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक से भी पास किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे जितने भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होते हैं या कोई नया राज्य बनता है वो आर्टिकल 3 को प्रभावित करता है, लेकिन आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कानून राष्ट्रपति की परमिशन से ही शुरू हो सकता है। कहने का मतलब यदि भारत में किसी भी राज्य के गठन या किसी भी राज्य के जन्म का कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो प्रोसेस स्टार्ट ही कब होगा? जब उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देंगे। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन यहां पर एक अपवाद भी है, ठीक है? और वो अपवाद ये है, बहुत ही बढ़िया, देन वाई देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर एडिंग सिक्किम। मेरे भाई मैंने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की मनाही भी नहीं है। एक अमेंडमेंट बिल और एक ऑर्डिनरी बिल में सबसे ज्यादा जो फर्क है या सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इस चीज का है कि जो अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, जो संशोधन विधेयक है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 बहुमत से क्या होता है? पास होता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, लेकिन राज्यसभा में वो केवल 50% प्लस 1 बहुमत से होता है। इसलिए अगर किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने हैं तो आसानी से पास हो जाएगा ऑर्डिनरी बिल। अमेंडमेंट बिल को पास होने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैंने सिर्फ ये कहा कि अमेंडमेंट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अमेंडमेंट नहीं होगा। और एक और यहाँ पर एक्सेप्शन है, अमेंडमेंट तब भी होगा यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र में से कुछ भी क्षेत्र या थोड़ा सा भी क्षेत्र किसी विदेशी देश को दे देता है, तो उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना क्या होगा? कंपलसरी होगा या अनिवार्य होगा। जैसे 100वां संविधान संशोधन जो हुआ 2015 में, भाई 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ हमारे संविधान में और हमने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया या भूमि सीमा समझौता किया। और उस कंडीशन में क्या किया? हमने अपने 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश के 51 गांव भारत में शामिल कर लिए। कहने का मतलब हमने अपने 111 गांव का एरिया किसको दिया? बांग्लादेश को दिया। और अगर बांग्लादेश को दिया तो फिर इसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी है, अनिवार्य है। इसीलिए किया गया 100वां संविधान संशोधन 2015, जिसके तहत हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन
इंडिया एंड बांग्लादेश। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से ये फायदा हुआ, जब से बांग्लादेश बना था 1971 से, 1971 से, तब से भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता चल रहा था, या वो डिस्प्यूट चल रहा था। क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर एक नदी बहती है, और उस नदी को ही क्या मान लिया गया था 1971 में? बाउंड्री या सीमा मान लिया गया था। पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन नहीं बनाई गई थी। तो बस वही जो विवाद था, वही जो डिस्प्यूट था, उसी को खत्म किया गया 2015 में। ओहो हो, नुकसान तो इंडिया का हुआ। अरे भैया, तुम भारत के नुकसान के बारे में मत सोचो, वो सोचने के लिए सरकार है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 या संविधान का भाग 1। नेक्स्ट लिखिए, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 2, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट सिटीजनशिप या नागरिकता। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक प्रावधान किए गए हैं किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में या नागरिकता के बारे में। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, बस कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालिए फटाफट। जी, तो हम बात करते हैं संविधान के भाग 2 पार्ट 2 के बारे में, दैट इज सिटीजनशिप या नागरिकता। और आप सब जानते हैं, जो नागरिकता के प्रावधान है वो हमने कहां से अडॉप्ट किए थे? ब्रिटेन से।
और हम सब जानते हैं ब्रिटेन की ही तरह हमारे देश में क्या चलती है, एकल नागरिकता चलती है या सिंगल सिटीजनशिप चलती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप्स। जो नागरिकता है वो दो प्रकार की होती है भाई, एक सिंगल सिटीजनशिप या जिसको आप कहते हैं एकल नागरिकता, और दूसरी होती है डुअल या मल्टीपल सिटीजनशिप। जिसे आप दोहरी नागरिकता कह सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। देखिए, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण की तो आपकी भारत की नागरिकता अपने आप क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। और दूसरी चीज ये भी, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो या आपका जन्म भारत के किसी भी राज्य में हुआ हो, तो यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप अपने आप को हरियाणा का सिटीजन नहीं कहेंगे। अगर आप बिहार में पैदा हुए हैं तो आप बिहार के सिटीजन नहीं हैं, आप केवल वहां के क्या हैं, निवासी। सिटीजन तो आप केवल और केवल किसके रहेंगे, भारत के रहेंगे। लेकिन अगर अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के बारे में बात करें तो वहां पर देश की नागरिकता भी होती है और अलग अलग राज्यों की भी नागरिकता होती है। वहां पर क्या चलती है, डुअल सिटीजनशिप चलती है, वहां पर दोहरी नागरिकता चलती है। लेकिन भारत के संविधान में हमने नागरिकता के जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिए हैं, वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। सबसे पहले लिखेंगे आर्टिकल 5, संविधान का अनुच्छेद 5, जिसमें है डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या नागरिकता की परिभाषा। और नागरिकता की परिभाषा क्या है, ध्यान रखेंगे, एट द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के प्रारंभ में हमने निम्न लोगों को क्या माना है, भारत का नागरिक माना है और भारत का सिटीजन माना है। तो कहने का मतलब भारत का सिटीजन, तो भारत में रहने वाले उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, हु इज born in इंडिया, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। भारत में रहने वाले उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। वह ये सिटीजनशिप की क्या है, परिभाषा है भारत के लिए। तो जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है या जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या दूसरी कंडीशन है जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो यदि किसी के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भी वो क्या माना जाएगा,
भारतीय माना जाएगा। इसके अलावा he has been living in India for 5 years, जो न्यूनतम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, जो न्यूनतम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। अगली कंडीशन, हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 Jan 1950, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का अधिवासी हो। यहां पर अधिवासी का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट। भाई सिंपल सी बात है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यदि आप उस दिन भारत में रह रहे थे तो भी आप क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे या सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। और अगली कंडीशन है, पर्सन हु इज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 को उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा जो अविभाजित भारत में भी पैदा हुआ हो। कहने का मतलब, अविभाजित का मतलब भारत भी और पाकिस्तान भी। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ है, तो यदि उस दिन पाकिस्तान से भी आकर कोई भारत में बस गया है, तो उस कंडीशन में भी उसको क्या मानेंगे? भारत का नागरिक माना जा सकता है, या उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट, अगला लिखिए, आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है प्रोविजंस फॉर द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान
प्रोविजंस फॉर द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, या पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान। जितने भी लोग पाकिस्तान से पलायन करके भारत में आए, तो आप सब जानते हैं भाई, माउंट बैटन प्लान की अगर हम बात करें तो माउंट बैटन प्लान से ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और उसी प्लान के तहत ये प्रावधान किया गया था, या ये प्रोविजन किया गया था कि जो व्यक्ति भारत संघ में रहना चाहे वो भारत संघ में रह सकता है, और जो जाकर पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में जाकर शामिल हो सकता है या पाकिस्तान में जाकर शिफ्ट हो सकता है, और जो भारत में रहना चाहे वो भारत में। तो पाकिस्तान से जितने भी लोग पलायन करके भारत में आए हैं, उन्हीं की नागरिकता के विषय में जो प्रावधान है वो किस में किए गए हैं? आर्टिकल 6 में किए गए हैं। और अगर आर्टिकल 7 के बारे में बात करें तो इसमें है प्रोविजंस फॉर द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान। लेकिन आर्टिकल 7 के तहत ये साफ साफ स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जितने भी लोग पलायन करके भारत से कहां पर चले गए हैं? पाकिस्तान में चले गए हैं, उनकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनके प्रावधान आर्टिकल 6 में, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके प्रावधान आर्टिकल 7 में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 8 प्रोविजंस फॉर PIOs। PIOs का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हिंदी में कहेंगे भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान। अब सबसे पहले ये समझना है कि भारतीय मूल के लोग कौन होते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति भारत से विदेश में जाकर शिफ्ट हो गया और विदेश में जाकर उसने वहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वो व्यक्ति वहां का नागरिक तो बन गया, लेकिन वो हमेशा क्या कहलाएगा? वो हमेशा कहलाएगा भारतीय मूल का व्यक्ति या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी और देश में हुआ है या किसी भी विदेश में हुआ है, लेकिन उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या पूर्वज कभी भी भारतीय थे, तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसको भी हम क्या कहते हैं? PIO। और उसी के लिए प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 8 में। इसके बाद अगला लिखिए आर्टिकल 9, जिसमें है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या नागरिकता का निलंबन। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या नागरिकता का निलंबन। तो ध्यान रखेंगे, नागरिकता का निलंबन या नागरिकता को निलंबित करने के प्रावधान आर्टिकल 9 में है। और आर्टिकल 9 ही ये कहता है कि यदि कोई भी भारत का नागरिक बिना बताए या बिना इत्तला करे या बिना इन्फॉर्म करे किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाती है? रद्द कर दी जाती है।
नेक्स्ट, इसमें है राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप या नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। किसी भी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके अधिकार उससे तब तक नहीं छीने जा सकते जब तक संसद के द्वारा उसके लिए कोई कानून या कोई लॉ ना बना दिया गया हो। तो यदि संसद कानून बनाकर ही हमारे नागरिकता के अधिकारों में कोई बदलाव कर दे तो बात दूसरी है, लेकिन बिना संसद के कानून बनाए हमारे अधिकारों या हमारे नागरिकता के अधिकारों से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 11 में है पार्लियामेंट हैज द राइट टू do amendments in the laws of citizenship। लिख लीजिए हिंदी में, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। और आप सब जानते हैं नागरिकता का कानून सबसे पहले कब बनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको हम कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता के जो कानून थे, नागरिकता के जो लॉज थे, वो 1955 में बनाए गए थे एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन इसके बाद इसमें कई बार संशोधन के या संसद के द्वारा अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं या संशोधन किए जा चुके हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन होगा तो वो क्या बन जाएगा, CAA। अभी आप पूछ रहे थे ना CAA क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और अभी तक नागरिकता के कानूनों में जो संशोधन हुए हैं वो कब कब हुए हैं, ध्यान रखेंगे 1986 में। जो CAA है वो कब कब आया है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। स्वाभाविक सी बात है, एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, 2019। इसके बाद आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। अभी सिटीजनशिप चालू रहेगा, कल भी हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों के बारे में। और वो 3 तरीके जिससे नागरिकता रद्द की जाती है, उन तरीकों के बारे में हम कल बात करेंगे। तो हमने नागरिकता से संबंधित केवल आर्टिकल्स लिख लिए हैं, लेकिन नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है और कैसे छीनी जाती है या कैसे निलंबित की जाती है, इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होगी या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब मुलाकात होगी और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।